हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के एक नए वीडियो में। ये देखिए टेस्ट नंबर हमारा 3 है और ये ध्येय आईएएस का टेस्ट है। ये आपका फिलहाल आधुनिक भारत का है, तो टेस्ट नंबर 3 है। तो चलो इसको आप सॉल्व करते हैं। इन पूरी तरीके से नया पेपर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जैसे ही हम देखते हैं तो ये घटनाओं का है। कह निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट सैंडर्स की हत्या, सेकेंड HSRA की स्थापना, थर्ड चटगांव आर्मरी रेड एंड फोर्थ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। तो कूट दिया है ऑप्शन ए फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड, बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सी सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड एंड डी थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ। अब हमें बताना है कि कौन सी घटना किस क्रम में हुई थी। ठीक है ना। तो इनकी टाइमिंग देख लेते हैं। देखिए जिस तरीके से मेंस इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बाधा आपको पार करने के लिए प्रीलिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मेंस की तैयारी तो चल ही रही है, प्रीलिम्स को लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर हम ये गलती कर दें कि किसी एक को स्किप कर दे, किसी एक पे ज़्यादा ध्यान दे दें, तो फिर आपको पता है नुकसान होता है। बाकी आपके अपने व्यूज़ हैं, आपकी अपनी विचारधारा है, जो भी आपको ठीक लगे वो करें। मेरे ख्याल से बीच बीच में रिवीजन चलता रहे तो ठीक है, और हम अपनी चीज़ों को चेक करते रहें। हम यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो देखो 10 सितंबर 1928 को आपको HSRA की स्थापना होती है। 10 सितंबर 1928। ठीक है। मंथ का एक यहाँ पर डिफरेंस होगा। कुछ घटनाएं एक साथ मतलब एक ही ईयर में होती हैं, बस मंथ का वहाँ पर चेंज होता है। सैंडर्स की हत्या की बात करें तो ये 17 दिसंबर को होती है घटना, और ये भी 1928 में ही होती है। ठीक है। तो इसका ईयर भी सेम है। अगर बात करें यहाँ पर हम चटगांव आर्मरी रेड की, तो ये आपको पता है 1930 यानी अप्रैल 1930 को ये वाली घटना घटित होती है। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये आपकी 1929 को होती है। तो इस तरीके से अब जब आप इसको मिलान करेंगे मंथ वाइज में, तो देखेंगे आपका आंसर यहाँ पर सी फिलहाल आएगा, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ और थर्ड। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर फिलहाल सी है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, बी कराची अधिवेशन 1931, सी बेलगाम अधिवेशन 1924 एंड डी नागपुर अधिवेशन 1920। तो देखते हैं कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन मार्च 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में हुआ, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो आंसर की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो कराची अधिवेशन आपका हो जाएगा 1931। ठीक है। एक आपका लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात होती है। तो पूर्ण स्वराज के साथ यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इस सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अध्यक्षता करते हो कराची अधिवेशन के, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 1929 का पूर्ण स्वराज भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, बहुत प्रसिद्ध ये अधिवेशन भी है। तो कंफ्यूज मत होना। गांधी मर सकते परंतु गांधीवाद नहीं, वो आपका 1931 में होता है, और इसी के साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार भी कर लिया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट ज्यूरी अधिनियम 1826 में पारित किया गया था, सेकंड यह धार्मिक आधार पर मंदिरों में भेदभाव पर आधारित था। तो कूट है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो 1826 यानी 1826 ईस्वी में ज्यूरी अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। राजा राममोहन राय ने इसका जोरदार विरोध किया था। तो फिलहाल आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्होंने बोला कौन सा इसमें से सही है। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, यह धार्मिक आधार पर मंदिरों में भेदभाव पर आधारित था। चले आगे बढ़ते हैं। जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार, मंदिरों में नहीं। ये यहाँ पर जो ये शब्द है ये यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है आंसर को। तो मंदिरों में नहीं, न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई थी। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में ये है और सूची सेकंड में ये इसकी जगह या नाम है। ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह मालाबारी, बी बाल विवाह निषेध कर्नल स्लीमैन, सी ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड डी पिंडारियों का दमन ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो कूट भी दिया गया है। फिलहाल पहले हम यहाँ से आंसर मिलान करते हैं, फिर कूट से हम आंसर को निकाल लेंगे। और सबको पता है अगर विधवा पुनर्विवाह की बात की जाएगी तो तुरंत ही आपको नाम याद आ जाता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का, है ना। और इनमें कंफ्यूज हो भी सकते हैं, लेकिन विधवा पुनर्विवाह में तो कभी कोई भूल ही नहीं जा सकता जल्दी, अगर थोड़ा बहुत उसने कभी कहीं पढ़ा है तो। बाल विवाह निषेध की बात करेंगे तो मालाबारी, ठगी प्रथा का अंत की अगर यहाँ पर बात की जाएगी तो कर्नल स्लीमैन हो जाएगा, और पिंडारियों का दमन में आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप कूट का मिलान करते हो तो कूट फिर आपका यहाँ पर
A4 सीधा सीधा, अब A4 दो जगह दिया गया है, लेकिन फिर B1 यहाँ पर B2 है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगी चीज़ों को। कल इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन वीडियो में अपलोड किए हैं वो ज़्यादातर मैंने आंसर टू आंसर, पॉइंट टू पॉइंट ही बताया, ज़्यादा डिटेल नहीं बताया, पर मैं इसमें कुछ कुछ चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहे निम्नलिखित में से क्या भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का परिणाम नहीं था। ऑप्शन ए, हस्तशिल्प उद्योग की हास या हास। बी, उन कृषि उत्पादों का उत्पादन करना जो यूरोपीय या अमेरिकी बाजार में उन्हें नगद व्यावसायिक लाभ दिला सकते थे। सी, चाय, कॉफी, रबर, कपास, गन्ना, तंबाकू, नील आदि जैसी व्यावसायिक फसलों को अंग्रेजों द्वारा प्रोत्साहित करना। एंड डी, तीव्र औद्योगिकरण। इन्होंने पूछा फिलहाल कि कौन सा आर्थिक नीतियों का परिणाम नहीं था, कौन सा था वो नहीं बताना। तो भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण की शुरुआत लगभग 1813 के बाद से हुई थी। सबको पता है कि अंग्रेज क्या करते थे या ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से नगद फसलें ले जाते थे जिनका उन्हें अच्छा दाम मिल सके। अगर वो कुछ नहीं करते थे या उसका परिणाम नहीं था तो वो था आपका तीव्र औद्योगिकरण। ये भारत में होता तो उस समय इतनी जो गरीबी हुई जिसको हम कहीं ना कहीं अभी तक झेलते आ रहे हैं, तो वो ये नहीं होती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पुर्तगालियों के संबंध में असत्य कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे अंत में भारत से गए। सेकेंड है बी ऑप्शन की नीली जल नीति ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन पुर्तगाली गवर्नर अल्बुर्क ने किया था। सी है पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोला जीता था। यदि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब मैं पुर्तगालियों के बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री में, स्पेक्ट्रम में, तो फिर आप इसमें से कुछ ना कुछ आंसर बता ले जाओगे, है ना। देखिए अगर बात करें यहाँ पर पुर्तगालियों के बारे में तो ये बात सही है कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में और सबसे अंत में वर्ष 1961 यानी 1961 में वापस गए, ठीक है। नीली जल नीति की बात करें अगर ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन, तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने प्रतिपादित किया। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। आंसर की बात करें तो जो बी है यही आपका सही नहीं है, क्योंकि अल्बुर्क नहीं थे, अल्मीडा थे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा इसकी प्रिंटिंग गड़बड़ रहती है, नेक्स्ट टाइम से मैं देने की कोशिश करूंगी कि ना लूँ, या लूंगी तो फिर देख सुन के थोड़ा सा इसकी प्रिंटिंग थोड़ी गड़बड़ रहती है। फिलहाल मैं बताऊं कि कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, पंडिता रमाबाई सरस्वती ने बाल विधवाओं की शिक्षा के लिए मुक्ति मिशन की स्थापना की। सेकंड, उन्होंने 1884 में रखमाबाई मामले का बचाव किया था जो 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आयु की सहमति अधिनियम के प्रारूपण में सहायक हुआ। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो बात करें तो पंडिता रमाबाई के बारे में दोनों ही कथन सत्य है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि संथाल विद्रोह 1855-56 के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर भी सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए, दिकुओं द्वारा उच्च ब्याज वसूल किया जाना। बी, दमीन ए को पर जमींदारों का नियंत्रण बढ़ना। सी, रेल निर्माण में लगे यूरोपीय अधिकारियों द्वारा उन्हें सहायता प्रदान करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संथाल विद्रोह के बारे में जब हम बात करते हैं 1855-56 का विद्रोह होता है राजमहल पहाड़ियों के आसपास। अब राजमहल की पहाड़ियाँ आपकी बिहार साइड के इधर पड़ेंगी। संथालों द्वारा किया गया एक आदिवासी आंदोलन था। 1855 में धनुष और तीरों के साथ हजारों संथालों ने जमींदार, सरकार और साहूकारों के खिलाफ बगावत की। संथाल विद्रोह के कारणों में से एक था दिकुओं यानी महाजनों द्वारा उच्च ब्याज दर वसूल किया जाना था, और कर्ज न चुका पाने पर वे जमीन भी हथिया लेते थे। आपको पहले भी पता है कि पहले ऐसे ही लोग करते थे। आपको पहले ब्याज जैसे 100 रुपये देंगे उसका सियाई लगा देते थे, चक्रवृद्धि ब्याज, या ज़्यादातर सियाई लगाते थे। आप 100 रुपये उनको वापस भी करेंगे तो बोलेंगे 50 अभी आपका बाकी है, फिर 50 का 50 और बढ़ा के लगाते थे। तो जो आम व्यक्ति होता था, पढ़ा लिखा नहीं होता, तो वो बेचारा इतना समझ नहीं पाता था। फिर ये लोग बोलते थे सभा में आके, या जो भी उस तरीके की पंचायत होती थी, कि इन्होंने हमारा इतना पैसा लिया है। अब इतना वो बोल देते थे कि गरीब व्यक्ति चुका ही ना पाए, तो वो उसके बदले उनका जमींदार मतलब जमीन का एक टुकड़ा, कभी घर, कभी बंधुआ मजदूरी, ऐसे ऐसी चीज़ें खूब होती रहती थी। तो ऐसा पहले होता रहता था। इन्होंने पूछा कि कौन सा सही नहीं है। तो रेल निर्माण में लगे यूरोपीय अधिकारियों द्वारा उन्हें सहायता प्रदान करना, ये संथाल विद्रोह के उसमें सही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन है कॉलबर्ट, बी फ्रैंको मार्टिन, सी मालसेन, या डी एल्बर्ट। बात करें तो लुई 14वें के मंत्री
कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल कहा गया, और फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि संस्थापक के बारे में पूछा तो कॉलबर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इलाहाबाद की प्रथम संधि नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच 12 अगस्त 1765 को हुई थी। सेकेंड, इलाहाबाद की द्वितीय संधि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी। तो सत्य कथन है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखो, इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच 12 अगस्त को हुई थी। शाह आलम यहाँ पर नहीं है, शुजाउद्दौला दे दिया, तो ये अपने आप में गलत हो जाता है। ठीक है, इस संधि द्वारा शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से प्रदान की। इलाहाबाद की द्वितीय संधि और नवाब शुजाउद्दौला, जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है वो नवाब शुजाउद्दौला अंग्रेजों के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई, और इस संधि में नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र को लेकर मुगल शासक शाह आलम को दे दिया गया। तो इन्होंने उल्टा कर दिया कथन को। ठीक है, तो आंसर की बात करेंगे तो डी हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर नाम पे ध्यान देना है, शाह आलम है या शुजाउद्दौला। ठीक है, पहली संधि जो होती है वो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच होती है। सेकंड जो इसकी द्वितीय संधि होती है वो नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच होती है। तो पहले में शाह आलम और सेकंड में शुजाउद्दौला। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि किसने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था। ऑप्शन ए विलियम पेली, बी विलियम पिट, सी हेक्टर मुनरो एंड डी जे हॉलवेल। तो बात करें यहाँ पर, अगर हम विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव को माना जाता है। इसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। आंसर की बात करें तो विलियम पिट यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युद्धों को क्रम से लगाएं। ऑप्शन ए अंबर का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, थर्ड वांडीवास का युद्ध एंड फोर्थ पोर्टो नोवा का युद्ध। कुछ है हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सी थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड डी फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड। तो अब इनको हमको मिलान करना है कि कौन सा युद्ध कब होता है। देखो, अंबर का युद्ध जो होता है अगस्त 1749 में होता है। ये अगस्त के महीने में होता है, बट ये 1749 में होता है। अगर बात करें और ये होता कहाँ किसके बीच में है, तो मुजफ्फर जंग और चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लोर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। सेकंड बात करें बक्सर के युद्ध, सबको पता है 1764। ठीक है, 1764 में होता है ये वाला बक्सर का युद्ध। आपका वांडीवास का तो 1760 यानी 1760 में होता है। और इसके बाद में अगर बात करें पोर्टो नोवा का युद्ध, ठीक है, तो पोर्टो नोवा का युद्ध जो होता है ये आपका जुलाई महीने में होता है, और जुलाई महीने में 1781। तो अगर यहाँ पर आप इनको मिलान करके देखेंगे तो फर्स्ट आपका पहले, इसके बाद में थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फोर्थ। देखो 1781, 1760, 1764 और 1749। सबसे पहले अंबर का, फिर इसके बाद में आपका वांडीवास का, फिर बक्सर का और फिर पोर्टो नोवा का। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड मेयो या डी जॉर्ज बार्लो। बात करें अगर यहाँ पर हम वेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 ईस्वी को मद्रास राज्य के शहर वेल्लोर में हुआ था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा जॉर्ज बार्लो के समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, जेम्स एंड्रयू रैमजे लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। सेकंड, सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए कह रहे हैं कि भारत के किस वायसराय ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड मेयो। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है वायसराय के बारे में बात हो रही, गवर्नर जनरल नहीं। तो देखते हैं, बात करें अफगानिस्तान के प्रति किस गवर्नर जनरल ने आक्रामक नीति अपनाई, तो लॉर्ड लिटन जो थे
ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल माना गया। उसका उद्देश्य उभरती भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का दमन करना था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो 1878 से 1880 ईस्वी तक लड़ा गया, यह युद्ध वायसराय लॉर्ड लिटन प्रथम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ और इस दूसरे युद्ध में विजय के लिए अंग्रेजों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेज अफगानिस्तान पर स्थायी रूप से कब्जा तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने उसकी नीति पर नियंत्रण बनाए रखा और साथ ही अफगानों को अपनी शक्ति और सैन्य संगठन का भी परिचय करा दिया। तो बात करेंगे यहाँ पर तो कौन सा वायसराय था या गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड लिटन हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि गवर्नर जनरल नहीं दिया था इसलिए मैंने बोला कि वायसराय, बट आंसर आपका बी यहाँ पर सही हो जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही ऑप्शन है। देश के राजनीतिक एकीकरण के लिए लॉर्ड डलहौजी की युद्ध पूर्व नीति को आगे बढ़ाया गया। बी, ब्रिटिशों ने समाज में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रति अपना समर्थन बढ़ाया। सी, ब्रिटिशों ने विधायी प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की नीति की शुरुआत की। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो जैसे काफ़ी सारे लोग, जैसे मान लो किसी का एक घर है और वहाँ आसपास क्षेत्र में भूकंप आ जाता है और काफ़ी तेज का, और पहले वो नॉर्मल घर बनाए रखते हैं, वो नहीं सोचते कि भूकंप आएगा तो हमें कुछ अपने लिए सुरक्षा भी चाहिए। वैसे 1857 का जो रिवोल्ट होता है तो अंग्रेजों को लगता है कि जितना हम अत्याचार कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से तो भारतीय सह ही रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि इतना कुछ ये लोग रिवोल्ट करेंगे। जब ये होता है, विद्रोह होता है, तो फिर इनकी थोड़ी आंखें खुल जाती है और ये काफ़ी चीज़ों को बदलते हैं और उसमें काफ़ी कुछ बदलाव लाते हैं, है ना। तो 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में रानी के उद्घोषणा को सामने रखा और इस घोषणा ने देशी रियासतों के विलय के जरिए होने वाले राजनीतिक एकीकरण हेतु लॉर्ड डलहौजी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाते थे उस नीति को उलट दिया। 1857 के विद्रोह के बाद नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा जारी रानी की उद्घोषणा के अनुसार अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत में धार्मिक विश्वास या पूजा अर्चना के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई, है ना। आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा, ब्रिटिशों ने विधायी प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की नीति की शुरुआत की। तो थोड़ा सा इनकी आंखें खुली कि ये लोग भी समझदार हैं, क्योंकि हमेशा ब्रिटिश तो यही कहते थे कि हम ही ने यहाँ पर आकर सारे ज्ञान के जो दरवाजे खोले हैं, वरना ये लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे, है ना। काफ़ी सारे लोगों की आदत होती है ना कि अपना बखान अपनी मुँह करते रहते हैं, हालांकि कोई और करे तो समझ में भी आता है, तो वही आदत इनकी भी थी। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 1857 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर सही नहीं, वो ध्यानपूर्वक देखना है। ऑप्शन है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर खान ने बख्त खान को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया। बी, 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर ने किया। सी, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। एंड डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो अब यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब आलम उपाधि मतलब का खिताब तो दिया। अगर बात करें यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में ही वीरगति प्राप्त हुई थी, अतः यही उनकी समाधि बनाई गई। बरेली में रोहिलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 में बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किया। आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। यहाँ पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक संगठन का संस्थापक था। ऑप्शन है राजा श्री प्रसाद, बी, मोहम्मद अल हसन, सी, गोविंद दास या डी, सावंत दास। तो बात करें अगर यहाँ पर तो एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक संगठन की स्थापना 1888 यानी 1888 में, हिंदी में बोलेंगे तो 1888 में स्थापना ईस्वी में होती है। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। इस संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध और मुस्लिम समुदाय तथा अंग्रेजों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं हो। ये विद्रोह है और ये स्थान है। ऑप्शन है मोपला विद्रोह बंगाल, बी, पाबना विद्रोह पंजाब, सी, बिरसा मुंडा विद्रोह झारखंड एंड डी, कूका विद्रोह केरल। अब यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो वो बात करें तो बिरसा मुंडा विद्रोह जो होता है ये आपका 1899 से 1900 बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ, जो छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। वैसे तो ये सही सुमेलित है, केवल नागपुर क्षेत्र नहीं दिया है, झारखंड तो दे दिया है, बट आंसर इन्होंने सी को ही टिक किया है। अच्छा, इसके बारे में कुछ चीज़ें और भी दी कि इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। आप देखना PYQ में इसका उलगुलान नाम भी आया हुआ है।
इसकी शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक खूंट कट्टी की व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई थी। ठीक है, कुछ चीज़ें और दी है तो उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट बात करें तो कह रहे पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने हेतु W हंटर की अध्यक्षता में गठित आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष बल दिया? ऑप्शन है बालिकाओं की शिक्षा पर, बी उच्च शिक्षा, सी माध्यमिक शिक्षा या डी प्राथमिक शिक्षा। तो 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने तो W हंटर की अध्यक्षता में गठित आयोग में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया और 1882 के हंटर कमीशन की प्रमुख सिफारिशें भी की गई। बात करें तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि विशेष बल दिया गया तो प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल वकालत की थी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी मदन मोहन मालवीय, सी स्वामी श्रद्धानंद या डी स्वामी विवेकानंद। तो मदन मोहन मालवीय जी ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज में हुआ था। तो किसने वकालत की? तो बी हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय। ठीक है, नेक्स्ट इनका कहना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बी कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। उपरोक्त में से सत्य कथन है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो दोनों ही ऑप्शन अपने आप में सही है। आपको सबको पता है कि जो बेलगाम का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता एक बार केवल महात्मा गांधी जी करते हैं और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव भी दिया था, ये भी आपको पता होगा। और कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसका भी अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने ही किया था। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं, इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम का संबंध निम्नलिखित में से किससे? ऑप्शन है साइमन कमीशन, बी रॉलेट एक्ट, सी भारत छोड़ो आंदोलन या डी सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम का संबंध तो नॉर्मल है, रॉलेट एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इस संगठन की स्थापना 1815 में की गई थी। इसने उपनिषद, बाइबल और कुरान की शिक्षाओं को मिलाकर एक उपदेश दिया कि ईश्वर एक है। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर इसके सक्रिय सदस्य थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस संगठन का वर्णन करता है? ऑप्शन है वेद समाज, बी आत्मीय सभा, सी प्रार्थना समाज या डी आर्य समाज। तो बात करेंगे यहाँ पर तो बी हो जाएगा आपका आत्मीय सभा। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। बाद में 1828 में इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, पहले ब्रह्म समाज, पहले आत्मीय सभा नाम था, फिर इसका ब्रह्म समाज किया जाता है। ठीक है, देखिए बात करें तो कह रहे हैं महात्मा गांधी का जीवनी कार लुई फिशर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी चंपारण आंदोलन या डी असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार उनके साथ थे और अनेक अमेरिकी बुद्धिजीवियों के साथ लुई फिशर ने भी भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। तो बात करें तो बी हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर पूछा कि किस आंदोलन से संबंधित थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, अगर ये कभी क्वेश्चन में आ जाए कि ये पत्रकार कौन से देश से थे, तो ये एक अमेरिकी पत्रकार थे, यानी कि अमेरिका देश के थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये युद्ध हैं और ये संधियां हैं। किस युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुई वो हमें बताना है और याद रखना है। ऑप्शन है प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्सला सैपल की संधि, बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि, थर्ड तृतीय कर्नाटक युद्ध, पौंडीचेरी की संधि। तो कह रहे उपयुक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड, बी केवल फर्स्ट, सी केवल थर्ड और डी फर्स्ट और सेकेंड। तो बात करें अगर यहाँ पर हम दक्षिण भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी लगभग 20 वर्षों तक युद्ध में उलझे रहे, जिसे श्रृंखलाबद्ध कर्नाटक युद्धों 1740 से 63 के रूप में जाना जाता है। एक्सला सैपल की संधि के माध्यम से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, जिसे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। आंसर की बात करें तो यहाँ पर बी यानी कि फर्स्ट केवल सही सम्मिलित है। देखिए इसका पहला ऑप्शन क्यों सही है और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्यों गलत है? क्योंकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि होती है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, यानी कि इन्होंने यहाँ पर मिस मैच कर दिया है ना। ये पांडिचेरी की संधि आपके द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। और अगर बात करें तृतीय कर्नाटक युद्ध की, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध आधिकारिक रूप से 1763 में पेरिस शांति के साथ समाप्त होता, तो तृतीय कर्नाटक हो जाएगा पेरिस। तो ये मिसमैच है, इसलिए ऑप्शन ए केवल हमारा सही है। ठीक है, इसकी क्लैरिटी हो गई। चले आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कह रहे हैं कि मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसकी कैद से रिहा हुए छत्रपति शिवाजी ने हिंदवा धर्मोद्वारक की उपाधि प्राप्त की थी। सेकंड, नाना साहेब ने मराठा सत्ता को औपचारिक रूप से पूना में स्थानांतरित कर दिया था। तो कह रहे उपयुक्त तो कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो बात करें अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन की, देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवा धर्मोद्धारक की पदवी धारण की, जिसका अर्थ है हिंदू धर्म का रक्षक। और नाना साहब ने मराठा सत्ता को औपचारिक रूप से पूना में ही स्थानांतरित कर दिया था। 1740 से 1761 तक वो पेशवा थे और 1749 में राजा साहू की मृत्यु के बाद वे प्रशासन के आधिकारिक प्रमुख बन गए और इस तथ्य के प्रतीक के रूप में उन्होंने मराठा सत्ता का मुख्यालय पूना में स्थानांतरित कर दिया। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के सही हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये संगठन आंदोलन है और ये उसके संस्थापक है। ऑप्शन है प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, बी आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सी सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले एंड डी निरंकारी आंदोलन बाबा शिवदयाल। अब इसमें हमें बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, वैसे तो हमने कई बार मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज को देखा है और ये क्वेश्चन हमारे सब गुजर चुके हैं, बट बहुत सारे लोग नए नए जुड़ रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज का उन्हें भी क्या फ़ायदा होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ चीज़ें नए हैं तो मैसेज आते तो पता चलता है ना। जो नए एस्पायरेंट है, पहली बात तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होना है। जैसे आप डांस वाले जो लोग डांस करते हैं, कॉमेडी करते हैं, उनका सब्सक्राइब करते हैं, वैसे ये तो पढ़ाई से रिलेटेड है, इसमें कुछ भी ऐसे गलत फैक्ट या गंदी चीज़ें नहीं है। हाँ, कोई क्वेश्चन के आंसर गलत प्रिंट होते हैं और फ्लो में हम भी गलत बता देते हैं, तो वो एक ह्यूमन एरर मान सकते हैं, गलती किसी से भी हो सकती है। तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लिया करो। लाइक करते नहीं हैं, 200-300 लोग देखते तो उसमें से 10-12 लोग केवल लाइक करते हो। लाइक करने से भी नेट ज़्यादा नहीं खर्च होता है। नेट तो सेम जो आप शॉर्ट स्क्रॉल करते हो, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, उससे तो इसमें खास नेट ज़्यादा नहीं जाता है। आपके पढ़ाई से रिलेटेड सारा कुछ फ्री है। अभी तक मैंने एक चवन्नी जो बोलते हैं वो भी किसी से नहीं ली है, तो इतनी चीज़ें फ्री है, तो थोड़ा उनका अगर लाभ उठा रहे हो तो सब्सक्राइब लाइक करने में क्या जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी ऐसी पॉलिसी चलती रहती है, लाइक सब्सक्राइब से वीडियो बढ़ते हैं, तो मैं बोल देती हूँ। अगर ऐसी ना चलती होती तो मैं नहीं बोलती। मैं वीडियो को कभी भी शुरू करती हूँ, कभी भी जल्दी लाइक सब्सक्राइब का बोलती ही नहीं हूँ, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे कि जो सही सुमेलित नहीं, तो वो देखो मेरे को भी कन्फर्म हो रहा था कि डी ही है। निरंकारी आंदोलन की बात करेंगे तो ये बाबा दयाल दास ने निरंकारी आंदोलन की स्थापना की। उन्होंने भगवान की पूजा निरंकार यानी निराकार के रूप में करने पर जोर दिया। तो डी आपका यहाँ पर सही नहीं है। बाबा दयाल हैं, इन्होंने बाबा शिव दयाल किया है, तो सही नहीं है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंफ्यूज मत होना, ये बाबा शिव दयाल है और जिन्होंने स्थापना की वो बाबा दयाल दास हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क है, तो कंफ्यूज मत होना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन फर्स्ट, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को इस अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। सेकंड है कि इस अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। आप कूट दिया है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। आंसर की बात करेंगे तो केवल बी आपका यानी कि सेकंड आंसर सही है। फर्स्ट आपका गलत है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत नहीं अपितु 1909 के अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य बनाया गया था। तो देखो थोड़ा सा ये केवल इसका फर्क है, 1861 ना होकर के 1909 वाले में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ऑप्शन है प्रथम जनगणना की शुरुआत, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सी रामकृष्ण मिशन की स्थापना एंड डी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना। बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी और उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो ध्यान रहे कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, विच मीन्स कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अब 25 या 20 क्वेश्चन रखते थे, तो इस बार हमने 30 कर लिए हैं, तो अब हम इसको यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में और नेक्स्ट पार्ट के साथ में। ठीक है, तब तक आप अपने अच्छे से ख्याल रखें। गर्मी बहुत पड़ रही है, पढ़ाई भी करते रहें और टेस्ट सीरीज हो गया या क्वेश्चन आंसर हो गए, इनको सॉल्व करते रहें। ठीक है, चलिए।